हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब। अभी हम करने वाले हैं बेटा जी, अभी हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी ग्राफ्स हैं वो करेंगे वन शॉट के अंदर खत्म। कोशिश करेंगे कि जो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और जल्दी जल्दी में आप लोगों को सारे के सारे ग्राफ्स करवा दूँ। ठीक है, एक डिमांड थी तुम्हारी कि सर ग्राफ्स का वीडियो बना दो, तो ग्राफ्स का वीडियो है बेटा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्राफ्स हैं, हाँ जी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं वो यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। वैसे तकरीबन सभी आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेरा जितना भी कंटेंट है बेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और मेरी फ्री लाइव क्लासेस, ठीक है, वो यहाँ पे आप लोगों को मिलती हैं बेटा जी। जितने नोट्स हैं आजकल मैं जो भी वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, पेपर के टाइम पे ऐसा होगा ना कि आप लोगों को भटकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको आप जल्दी से देखिएगा एक बार, मतलब इसको ज्वाइन जरूर करना है। तो पहले ग्राफ से चलते हैं। पहला ग्राफ देखो यार, थोड़े से नोट्स तुम्हारे लिए बनाए गए हैं कि थोड़ा आसानी हो जाए। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमें दो ग्राफ्स करने हैं। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें एक्सियल पे और इक्विटोरियल पे, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है 2kp/r³ और kp/r³। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है यहाँ पे किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, वो कुछ इस तरीके से है ना, कि जितना हम उसके सेंटर से आगे चल रहे होंगे तो वे ऐसा रिलेशन आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यार अगर ये चीज इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगी, अगर ये डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज होगी। यही तो रिलेशन है इनके बीच में। तो अगर हम इनके बीच का ग्राफ बनाए तो मैंने क्या बोला है, अगर r³ अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो ई डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है ई डिक्रीज हो रहा है। सो ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके का बनने वाला है बेटा जी। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों के पास गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन होती है स्फेयर वाली, जिसमें उसको पूरा कंप्लीटली चार्ज किया होता है। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, क्या है ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है जिसका रेडियस, मतलब इस स्फेयर का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। इसको हम तीन तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो इसके बिल्कुल सरफेस पे, एक अंदर की साइड भाई, और एक आउटर में। तो पहला केस जब हम लेते हैं कि रेडियस, मतलब जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो बहुत बड़ा हो, किससे, रेडियस से, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर का स्क्वायर, मतलब जितना दूर हम जा रहे होंगे सेंटर से। ओके, तो यहाँ पे एक चीज तुम्हें देखने को मिल रही है, ठीक है, कि यहाँ पे ई इनवर्सली है आर स्क्वायर के। ये कब है, जब आर बड़ा है किससे, स्मॉल आर बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इनके बीच का भी ग्राफ बनाए कुछ इस तरीके से बनेगा, कि भी कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा करूं कि बिल्कुल इसके ऊपर की बात करूं, R इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो बिल्कुल यहां पे बनेगा, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी जो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, अगर मैं अंदर की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की बात करूं भाई, उस टाइम पे R की वैल्यू इज छोटी। R कौन है भाई, ये जो R डॉटेड बने हुए कौन है, गॉसियन सरफेस है बेटा। कौन है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं होगा, इनक्लोज नहीं होगा तो फील्ड भी जीरो होगा, तो यहाँ पे फील्ड जीरो है। क्लियर है, इस तरीके से आप ये ग्राफ कर सकते हो। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक आता है, जिसमें आप लोगों को ये एक ग्राफ है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और पोटेंशियल का होता है इस तरीके से। मतलब V में जो रिलेशन है डिस्टेंस के साथ कुछ ऐसा होगा, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देखें तो वो कुछ 1/r² आने वाला है। तो यहाँ पे वही है यार, कि अगर ये चीज बढ़ रही है तो ये घट रही है, ये अगर इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है तो ये इंक्रीज हो रही है। तो V का अगर हम देखें, ये डार्क लाइन जो है नीले वाली, ये V की है। ठीक है, ऐसे ये ग्राफ बनने वाला है। अगर हम E की बात करें, देखो E में R² है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस जब बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा घट रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है भाई साहब, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये दिखाया गया कि किसकी लाइन ऊपर बनेगी और किसकी नीचे बनने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में होता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ग्राफ बना सकते हैं, किस किस के बीच में, करंट के बीच में एंड वोल्टेज के बीच में। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे दो केस है, एक डैश्ड लाइन बनी हुई है, मतलब डॉटेड लाइन है, जो कि किसके लिए है, देखो यार यहाँ पे जो ये डैश्ड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, लीनियर ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट सुपर कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता, यहां से तो ये सीधा चलता है, चलता है चलता है चलता है चलता है, और यहां से थोड़ा सा ये ऐसे हो जाता है, स्लांट हो जाता है थोड़ा सा। क्लियर है, यहां पे देखिएगा ये एक तरीके से कैसा है कि नॉन लीनियरिटी है इसके अंदर, मतलब ये ओम्स लॉ को एक तरीके से फॉलो नहीं कर रहा। मतलब कब तक फॉलो नहीं कर रहा, देखो जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है,
बट इसके बाद यहाँ से यहाँ के बाद एकदम से फिर इंक्रीज होता, मतलब कुछ पोर्शन जो है वो वी आई मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये किसका है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का हुआ बेटा किसके केस में, डायोड के केस में है। किसके केस में है, ये डायोड के केस में, ये ओम्स लॉ के केस में, ये डायोड के केस में, डायोड 14 चैप्टर जो आता है ना। चलो यहां पे ये है ग्राफ किस किस के बीच में बेटा जी, ये है वोल्टेज के बीच में और ये है करंट के बीच में। यहां पे ये जो ग्राफ है आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें समझनी है। देखो यार, अब यहां पे क्या है, यहां से यहां तो ये लीनियरिटी शो हो रही है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, जैसे जैसे V बढ़ रहा है I भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे यहां से ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है, ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लीनियरिटी को फॉलो नहीं करेगा। हाँ, वोल्टेज बढ़ने से करंट जरूर बढ़ रहा है, बट वो उतना नहीं बढ़ रहा है जो लीनियरिटी का खेल होना चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद देखो जैसे वोल्टेज बढ़ रही है करंट घट रहा है, तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस का केस है। ठीक है, फिर से यहाँ पे वोल्टेज बढ़ने से करंट इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है, तो ये ग्राफ है किसका, गैलियम आर्सेनाइड का, गैलियम आर्सेनाइड का। ठीक है, इधर करंट है आप लोगों के पास, इधर वोल्टेज रहने वाला बेटा। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे 3 ग्राफ हैं जो कि टेम्परेचर डिपेंड है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि यार अगर हम देखें मेटल के केस में, अगर हम देखें किसके केस में, मेटल के केस में, ये कॉपर है मतलब मेटल ही है वो, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा भाई साहब, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जो नाइक्रोम है उसके केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, मान लो देखो अभी तुम यहाँ पे हो, तो पहले स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ ये यहाँ पे था, तो जैसे जैसे यहाँ टेम्परेचर बढ़ा है तो उसका उतना रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ी है। ये चीज आप लोगों को देखनी है कि भाई नाइक्रोम के केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी यहाँ पे बढ़ रही थी एकदम से। ये आ जाता है केस किसका, सेमीकंडक्टर का। ठीक है, किसका केस है ये, सेमीकंडक्टर का, जिसमें इधर की साइड टेम्परेचर है और इधर की साइड रेजिस्टिविटी है। सब में यही था। इसमें होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा भाई, जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे। ठीक है, और वही कंडक्शन के काम आएंगे। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथे चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था बायट-सावर्ट्स लॉ में, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप हमने देखा था, सर्कुलर करंट लूप हमने देखा था बेटा जी। ठीक है ना, चलो तो अभी ध्यान से देखना सभी बच्चे, अभी ध्यान से देखना कि अगर हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर हम उसका फॉर्मूला देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, किसका, सर्कुलर कोयल का, जिसमें जो आर है वो रेडियस है उस कोयल का, है ना, क्या है, आर जो रेडियस है, और उससे कितनी दूरी पे है वो कौन है, वो एक्स है। ठीक है, समझ आया, चलो तो ये फॉर्मूला हुआ। ऐसे ही अगर सेंटर का बनाऊं तो सेंटर का बना सकते हो। हाँ, लेकिन इनका अगर मैं ग्राफ बना दूं, देखो यार ध्यान से देखना, अगर मैं सेंटर का ग्राफ देखूं, अगर मैं सेंटर का ग्राफ देखूं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यार देखो, अगर ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अगर ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब जो बी होगा वो घटता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि भाई सेंटर पे अगर हम बात करेंगे, सेंटर पे फील्ड सबसे ज्यादा होने वाला है कोयल के, और ये यहाँ पे दिख भी रहा है कि कोयल के सेंटर पे बीच में, अगर बीच में देखें तो बहुत ज्यादा है फील्ड, लेकिन उससे दूर अगर जाते हैं या उधर भी जाते हैं एक्सिस की तरफ, अगर उधर भी जाते हैं तो आपको फील्ड कम दिखाई देगा। तो ये देखो ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है, ऐसे। ठीक है, यहां जो है ये सेंटर का खेल है, यहां जो है सेंटर का खेल है, उससे आगे ये एक्सिस की तरफ चाहे पॉजिटिव में जाए चाहे नेगेटिव में जाए, बट ये घट रहा है भाई साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, जिसके अंदर मतलब एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका, जिसका रेडियस कितना है, ए है, जिसका रेडियस कितना भाई साहब, ए रहने वाला है, ये रेडियस है उसका। ठीक है, ये क्या है, उसका रेडियस है। अब इसके अंदर अगर करंट जा रहा है और हम इसकी वजह से फील्ड निकालना चाहते हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर उसमें करंट जा रहा है और उसकी वजह से हम फील्ड निकालना चाहते हैं किसी एक डिस्टेंस आर पे, आर इस तरीके से है कि आर बड़ा है ए से। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, वो तो हमने पहले ही पढ़ रखा, कितना होता है कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर होगा। यहां से तुम्हें क्या पता लग रहा है कि b जो है वो इनवर्सली है किसके, r के, यही पता लग रहा है ना। तो ग्राफ कैसा आ सकता है भाई, अगर मैं b और r के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा ही ग्राफ आएगा, यस और नो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर की बात करूं, अंदर की बात करने का मतलब कि अगर ये r बाहर की बजाय अगर अंदर बने तो कितना होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला जो आता है बेटा वो ये होता है। तो इसका मतलब b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे डिस्टेंस,
जो भी डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे हम काउंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, तो उस केस में ये सीधा लिनियरिटी दिखाएगा। उसके बाद इधर कौन सा, ये जब बाहर की बात हो रही है, ये इनसाइड की बात है। क्लियर हुआ, यस और नो? हाँ जी, समझ आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोई रहा तो नहीं, चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म। देखो इसमें ये टेम्परेचर के ग्राफ आते हैं, तुमने देखा होगा ससेप्टिबिलिटी। तो डाया की एक बात करें तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, और वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, मतलब आप ये बोलो कि वो नेगेटिव ही रहने वाली है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो भी रहा है तो वो अपनी वैल्यू पे रहेगी भाई, एक तरीके से वो अपनी वैल्यू पे रहने वाली है। तो एक नेगेटिव में ग्राफ बना हुआ है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव आई नीचे नेगेटिव, और ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्राफ वहीं का वहीं है, ठीक है। इसमें अगर हम ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो स्मॉल एंड पॉजिटिव होती है। कैसी होती है बेटा? स्मॉल एंड पॉजिटिव होती है। इसका मतलब स्मॉल एंड पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो कि जीरो से बड़ी होगी, जीरो से बड़ी होगी, मतलब क्योंकि पॉजिटिव में जा रहे हैं ना भाई, यहाँ पे जीरो से छोटी थी। अब इसमें पैरा के अंदर जो रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ वो इनवर्स का होता है, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ससेप्टिबिलिटी वैसे वैसे घटती जाएगी। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, वैसे वैसे घटती जाएगी, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या होता है, ये कि जो जाइम होता है, मतलब ससेप्टिबिलिटी होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो वेरी लार्ज होती है, पॉजिटिव होती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। होता क्या है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, टीसी। उसके बाद ये कौन है, फेरो। फेरो किस में बन जाता है भाई? पैरा में बनना शुरू हो जाता है। तो ये कन्वर्जन वाला आ जाता है, मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर भी आप लोग बोल सकते हो उसको। क्या बोल सकते हो? ट्रांजिशन टेम्परेचर भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इस केस के लिए। देखो यार, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो ओमेगा टी है ये कौन है? एंगल है। ये ओमेगा टी कौन है? एंगल है भाई साहब। ये ओमेगा टी कौन है? एंगल है। ये किसके केस में था? जनरेटर के केस में था कि आर्मेचर कॉइल घूमेगी। तो भाई आर्मेचर कॉइल जिस जिस पोजीशन पे होगी ना उसके अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा। मान लीजिए अगर जीरो है तो यहां पे होगा, है ना, साइन जीरो, तो जीरो कोई भी ईएमएफ नहीं है। जैसे जैसे जो एंगल है वो बढ़ता जा रहा है, 90 पे पहुंच रहा है, तो उस टाइम पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम है। फिर उसके बाद जैसे वो एंगल 90 से आगे चलता है तो 180 पे पहुंचता है तो ये घट जाता है, फिर से उसी वैल्यू पे आ जाता है जो यहाँ थी, फिर नेगेटिव में वैल्यू बनती है, फिर उसके बाद पॉजिटिव है, क्योंकि पूरा एक चक्कर लगता है ना, ऐसे राउंड चक्कर लगता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ आप लोगों को मिलता है। इसी की वजह से तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? साइन आ रहा है। यही वजह होती है जब हम करंट में भी क्या लिखते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिखते हैं, है ना। वो यही कारण होता है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका साइन है, उससे करंट भी जो बनेगा वो भी E बाय आर होगा, तो वो साइन ओमेगा टी ही बनने वाला है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट पे आप लोगों के पास ग्राफ आते हैं। अगर मैं पहला एक ग्राफ समझू वोल्टेज अप्लाई टू ए रजिस्टर ओनली का, वोल्टेज अप्लाई टू ए रजिस्टर ओनली का, तो क्या होगा? अब तुम्हें पता है कि उसके केस में वोल्टेज एंड करंट्स दोनों सेम फेस में होते हैं, ठीक है। तो हमने सेम फेस में बना दिया भाई, ये रही कौन? वोल्टेज, ठीक है। ये ग्राफ किस किस के बीच का भाई? इधर अगर वोल्टेज है, इधर कौन है? ओमेगा टी, मतलब एंगल, तो V बना दी सेम फेस में। इसी के साथ भाई वहीं से शुरू होगा, कौन होगा? करंट शुरू होगा। उसी के साथ कौन शुरू हो रहा है? करंट शुरू हो रहा है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। बड़ा सिंपल है यार, ग्राफ्स कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, वोल्टेज अप्लाई टू ए इंडक्टर ओनली, वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर। इसमें याद रखना है कि भाई यहाँ पे जो करंट है वो लैग करता है, मतलब जो वोल्टेज है वो लीड करती है, कितने से? π/2 से। तो पहले हम क्या करते हैं? वोल्टेज बना देते हैं। ये बना दिया हमने वोल्टेज, ठीक है जी, ये वोल्टेज बना दी, ओके। अब करंट भाई π/2 पीछे है, π/2, तो भाई इसका मतलब करंट यहां से आगे इधर से शुरू होगा, बाद में शुरू होगा, तो ये यहां से शुरू हुआ, ठीक है, इस तरीके से। बाकी ये फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम बहुत सिंपल होता है, मैंने तुम्हें पहले बताया भी हुआ है। ये एक एक्सिस हमने लिया, इस एक्सिस से ओमेगा टी पे V है और इससे -π/2 पे करंट है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये है आपका किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर में क्या होता है? वोल्टेज लैग करती है। कैपेसिटर में क्या होता है? वोल्टेज लैग करती है, ठीक है। मतलब इसका मतलब यहां पे आप बोल सकते हो कि जो करंट है वो लीड करता है भाई साहब, जो करंट है वो क्या करता है? लीड करता है, आप ये बोल सकते हो। तो अब सबसे पहले वोल्टेज बना दो, बना दी वोल्टेज भाई साहब, ये रही वोल्टेज। अब करंट लीड कर रहा है तो मतलब करंट और आगे से चल के आ रहा है, तो और आगे से कहां से चलेगा भाई?
ऐसे बना सकते हो, ठीक है, यहां से चल के आएगा ऐसे, क्लियर है। ऐसा ही आप लोग फेजर डायग्राम बनाओ। इस एक्सिस से v जो है ओमेगा टी पे है और ओमेगा टी पे प्लस π/2 करंट है, तो भाई आगे की तरफ करंट हो गया, समझ आ रहा है। चलो आगे नेक्स्ट, ये एक रेजोनेंस की कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ है किस किस के बीच में, तुमसे इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं बता देता हूं। वो तुम्हें आर की कंडीशन पूछेगा, किसकी कंडीशन पूछेगा बेटा, आर की कंडीशन पूछेगा। तो भाई जहां पे आर लो होगा, जहां पे आर लो होगा वहां पे जो क्यू होगा, मतलब जो रेजोनेंस होगा वो कैसा होगा। देखो अगर आर कम है तो क्यू ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, हाई होगा, हम ये बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आर हाई है, अगर हाई है भाई, नीचे की चीज अगर ये हाई हो गई है तो ये छोटा बनेगा, तो इसका मतलब क्यू जो होगा वो मिनिमम बोलो, मिनिमम बनेगा, ठीक है, पीक उतना नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 और 2 क्या शो कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ बोले कि यहाँ पे है करंट, करंट की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहे हैं, इधर आप लोगों का ये क्या है, ओमेगा है, क्या है, ओमेगा है, ओके। अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे जो 1 है ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे जो ये 1 है ये क्या शो कर रहा है, ये 1 शो कर रहा है कि इसका पीक कम है, रेजोनेंस इसमें कम है, मतलब इसमें करंट कम है। तो करंट कम कब हो सकता है, जब आर ज्यादा हो, तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वो आर हाई है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला जो आर है वो हाई है। सेकंड वाला कौन है, एक मिनट यार, फर्स्ट वाला तो ऊपर लग रहा है ना, एक मिनट, फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला ये है, तो सेकंड वाला छोटा है, इसका मतलब आर की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे आर ज्यादा तो क्यू कम, तो ये हाई है, ठीक है, क्यू कम हो रहा है, इस केस में आर जो है वो लो है, ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट, ईएम वेव है, ईएम वेव आप लोगों को पता ही होती है कि कैसे चलती है, ई क्रॉस बी, है ना, और यहाँ पे आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन आएगा, क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन आने वाला है, ठीक है, ऐसे चलेगा ई और इस प्लेन में चलेगा आप लोगों का बी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के भी परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ जी, इतना समझ आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रे ऑप्टिक्स में एक ग्राफ आता है, मिनिमम डेविएशन का एक केस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है भाई, ये जाता है एंगल ऑफ डेविएशन और ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन के बीच का अगर ग्राफ बनाए तो हमें कुछ ये ऐसा दिखाई देता है, मतलब यहां से ऐसे नीचे होगा और यहां से ऐसे ऊपर हो जाएगा, क्लियर है। अब ये वाली जो कंडीशन होती है ना भाई, यहाँ पे ये इस कंडीशन पे होता क्या है, आप बोलोगे कि I इज इक्वल टू ई होगा, मतलब डेल जो डेल मिनिमम के बराबर होगा, और R1 इज इक्वल टू R2, मतलब A की वैल्यू कितनी होती है, R1 प्लस R2, तो R की वैल्यू कितनी होगी, A बाई में 2 होगी, ठीक है। तो वो अलग बात है, डेरिवेशन नहीं कर रहे हम सिर्फ यहाँ पे ये कर रहे हैं कि क्या ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ किस किस के बीच में आता है, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जैसे जैसे आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन घट रहा है, लेकिन एक पॉइंट आया उसके बाद, एक पॉइंट आया उसके बाद फिर से जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो गया फिर से, क्लियर है। ये बातें यार याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चले नेक्स्ट आता है हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि ये जो ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे कौन है, इंटेंसिटी है, ये कौन है, इंटेंसिटी है भाई साहब, ठीक है, ये कौन है, इंटेंसिटी, और इधर है पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस। तो अगर हम इनके बीच का ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक पैटर्न मिलता है, किसका, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का। किसका पैटर्न मिलता है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न मिलता है। एक तो ये कि इन सब की इंटेंसिटी सेम होगी, हाँ जी, इन सब की इंटेंसिटी सेम होगी, इंटरफेरेंस के अंदर बोलो या YDSC के अंदर बोलो, ठीक है। दूसरा, इन सब की विड्थ जो होगी, ये जो ब्राइट है इनकी सबकी विड्थ क्या होने वाली है भाई, सेम होने वाली है, सेम विड्थ के होने वाले हैं, ठीक है, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मत कर देना, ओके। इधर क्या है, पार्ट डिफरेंस, इधर क्या है, इंटेंसिटी। नेक्स्ट, डिफ्रैक्शन का आता है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो मैक्सिमम होता है उसकी डबल होती है विड्थ, बाकी की बराबर होगी, लेकिन इंटेंसिटी लगातार घटती जाएगी और जीरो हो जाएगी, ठीक है, लगातार घटती जाएगी और जीरो हो जाएगी। इधर हम क्या लेते हैं, देखो ये क्या है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न है, द एनवलप शो द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। वैसे ये डबल स्लिट है कि डबल 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 बन रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो ना भाई, ये अंदर का जो पैटर्न है ना, ध्यान से देखना, ये अंदर का जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है डबल स्लिट का है, लेकिन मतलब डबल स्लिट डिफ्रैक्शन जो होता था, लेकिन उसका जो एनवलप हम बना रहे हैं ये
खत्म, ऐसे खत्म। तो ये किसका होता है? सिंगल स्लिट का होता है, ये इसने बोला है। क्लियर है? इस तरीके से बेटा आप लोगों को ये डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर जाने हैं। ओके चलो नेक्स्ट, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हमने पढ़ा है कि अगर हम एक ग्राफ बनाए किस किस के बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब आईपी के बीच में और इंटेंसिटी के बीच में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में, तो वो एक दोनों के एक दूसरे के क्या होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है? जितनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उस हिसाब से उतना ही फोटो करंट बन जाएगा। तो इसलिए ग्राफ इज दिस। ओके चलो नेक्स्ट, ये आता है आप लोगों का किस किस के बीच में ग्राफ? ये आता है आप लोगों का पोटेंशियल, इधर कौन होता है? पोटेंशियल लिखा भी हुआ, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल उधर नेगेटिव में, और इधर फोटो करंट है। होगा क्या? देखो यार अभी हमने क्या बात करी थी, इसमें हमने ये बात करी थी कि जैसे जैसे आप लोगों ने क्या किया कि जैसे जब जीरो वोल्टेज थी, जब जीरो वोल्टेज थी कलेक्टर प्लेट के ऊपर, जब जीरो वोल्टेज थी तो भी करंट है। क्यों है? क्योंकि हमने एमिटर पे लाइट फेंकी है, उससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब वो रैंडम मोशन में है, थोड़े बहुत पहुंचेंगे दूसरी साइड, तो इसलिए कुछ ना कुछ करंट पहले से है, जीरो वोल्टेज पे भी कुछ ना कुछ करंट है। अब उसके बाद जैसे जैसे हम कलेक्टर प्लेट की वोल्टेज को पॉजिटिव कर दें, अगर कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करते चले तो इलेक्ट्रॉन उधर भागने शुरू होंगे, कलेक्टर की तरफ जाएंगे। यस, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे उसके बाद करंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन एक वोल्टेज ऐसी आ जाएगी जब सारे इलेक्ट्रॉन उधर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद वोल्टेज कितनी बढ़ाते रहो, करंट आपका सैचुरेट हो गया है, करंट आपका सैचुरेट हो गया है। अब अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, अगर इसको मैं नेगेटिव कर दूं तो भाई, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं तो क्या होगा? तो नेगेटिव देखो यार, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे तो नेगेटिव अगर होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे। मान लो तुमने नेगेटिव वोल्टेज करी तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचे उधर, तो इसका मतलब करंट घट गया। और तुमने इसको नेगेटिव किया तो कुछ और, फिर और कम इलेक्ट्रॉन पहुंचे, फिर और नेगेटिव किया तो और कम इलेक्ट्रॉन पहुंचे, और इलेक्ट्रॉन कम पहुंच रहे तो करंट नहीं बन रहा उतना। एक वोल्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद क्या होगा? करंट जीरो हो जाएगा। मतलब उसके मतलब एक ऐसी वोल्टेज जिसपे करंट जीरो हो जाए वो पोटेंशियल कहलाती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ध्यान से सुनना, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो क्या हर एक मटेरियल का अलग अलग होने वाला है, ये भी बात देखेंगे यार। ठीक है, देखो यार स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अगर हम फ्रीक्वेंसी में बदलाव कर रहे हैं तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा। जैसे देखो यार ध्यान से देखो कि अगर आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं लिखूं तो वो होगा एच फ्रीक्वेंसी माइनस क्या होगा? वर्क फंक्शन होगा। ठीक है, यही होगा। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो आप बोल सकते हो कि ईवी नॉट बोल सकते हो, और ये होगा एच फ्रीक्वेंसी माइनस एच फ्रीक्वेंसी नॉट, मींस वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। यही तो हुआ, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी नॉट है ये कौन है? ये फ्रीक्वेंसी ही तो मिलेगी डिफरेंस के बाद भी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं। अगर तुमने इंटेंसिटी अलग अलग कर भी दी तो भाई आपकी पोटेंशियल सेम रहेगी। सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो आपका जो करंट है वो बढ़ जाएगा, तो करंट ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या ग्राफ हम चेक करना चाहते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी में बदलाव कर दे, अगर हम किस में बदलाव कर दे भाई साहब? अगर हम फ्रीक्वेंसी में बदलाव कर दे तो क्या होगा? बिल्कुल सही है भाई, मान लो अभी एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कुछ भी एक फ्रीक्वेंसी है, तो आपका ग्राफ पहले की तरह ही आने वाला है। अगर यहाँ पे फोटो करंट है और यहाँ पे वोल्टेज है तो वो ग्राफ पहले की तरह ही आने वाला है। ठीक है, लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी बदल दी तो भाई हमने अभी बात तो करी है, फ्रीक्वेंसी नॉट इज डायरेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी है तो ये भी नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव में इंक्रीज, तो यहां से अब ये देखो यहां से ना एक ही जगह जा रहा है। एक ही जगह क्यों गया? एक ही जगह इसलिए गया क्योंकि भाई तुमने फ्रीक्वेंसी चेंज करी है, इंटेंसिटी नहीं बदली। इंटेंसिटी मतलब अगर करंट तभी बढ़ेगा ना जब इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी तो अभी भी सेम है, तो करंट की तो वैल्यू वही रहने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से अगर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो और यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, अभी हमने बात करी कि V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, तो अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो हमें कुछ ग्राफ लीनियर मिलने चाहिए, यस और नो। लेकिन ये ग्राफ यहां से शुरू हो रहे हैं, यहां से क्यों नहीं शुरू हुए? हाँ जी, ये ग्राफ यहां से शुरू हो रहे हैं, यहां से शुरू क्यों नहीं हुए? ये इसलिए ऐसा है क्योंकि भाई साहब
हर एक मेटल का अपना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा जिससे नीचे एमिशन नहीं होगा कभी भी, ठीक है। बिल्कुल जीरो से तो नहीं हो सकता ना कि जीरो फ्रीक्वेंसी आई और उसके बाद एमिशन हो गया, ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है एटम्स में, जिसमें हम रदरफोर्ड का जब एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो कितने पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं जिनको डिटेक्ट किया गया, कितने पार्टिकल जो स्कैटर्ड हुए हैं उनको डिटेक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, मूवेबल डिटेक्टर, और कितने एंगल पे थे वो, कितने एंगल पे थे, ठीक है। और एंगल किसमें, मतलब कितने एंगल से वो स्कैटर्ड हुए हैं, कितने एंगल से वो स्कैटर्ड हुए हैं। तो उनके बीच का अगर हम ग्राफ देखें कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा मतलब कि जैसे जैसे एंगल स्कैटरिंग का एंगल बढ़ता जाएगा, देखो जब एंगल यहां पे है तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमने डिटेक्ट किए थे वो ज्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ा, मान लो यहां पे आ गए तो एंगल बढ़ा है तो अब इतने पार्टिकल आए, और एंगल बढ़ाया और एंगल बढ़ाया तो पार्टिकल सिर्फ इतने डिटेक्ट हुए। तो कहने का मतलब अगर स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो हम डिटेक्ट कर रहे थे वो घट रहे हैं, हमारे उतने डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तो सिंपल है, आप लोगों के पास एक फॉर्मूला आता है 1/λ इज इक्वल टू R 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि इनिशियल बड़ा होता है n फाइनल से, इनिशियल बड़ा होता है किससे, n फाइनल से भाई साहब, ठीक है। ओके, अब आप लोगों के पास अलग अलग क्या है सीरीज है, जैसे लाइमन, बाल्मर, ये सब। तो लाइमन के लिए क्या होता है, जो आपका फाइनल होगा वो 1 होगा, बाकी जो इनिशियल होगा वो क्या होगा 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ही बाल्मर के लिए जो n फाइनल होगा वो 2 होगा, ठीक है, और n इनिशियल आपका 2 से आगे 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ही पास्टन के लिए n फाइनल इज 3, ब्रैकेट के लिए n फाइनल जो आपका किस पे है 4 है बेटा, ठीक है। मतलब सीक्वेंस आप लोगों को याद रख लेनी है। इसके बाद पी फंड आती है। ओके, तो ये कोई ग्राफ नहीं था, बस एक इमेज थी, सोचा कि चलो ये भी यार तुम्हें पढ़ा दी जाए। नेक्स्ट है न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई। अच्छा, इसमें एक ग्राफ है आप लोगों के सामने, ये ग्राफ किस किस के बीच में, ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में। ये डिस्टेंस कौन है, ये भाई सेपरेशन है, जो न्यूक्लियॉन्स है ना उनके बीच का सेपरेशन। अगर वो न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन थोड़ा सा भी बढ़ता है ना तो एनर्जी एकदम से घट जाती है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे और सेपरेशन बढ़ता है तो थोड़ी वो एनर्जी एक टाइम के लिए फिर बढ़ती है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। एक टाइम के लिए बढ़ती है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है। आपके पास अगर हम देखें वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। इन दोनों बैंड के बीच में क्या होगा कि वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्शन के काम आएंगे ऊपर ले जाने, मतलब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट किया जाएगा, तो वो कंडक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब करंट फ्लो करेगा, ठीक है। चलो, तो मेटल के केस में क्या होता है भाई, सबसे पहली बात, इन दोनों के बीच में जो ये गैप है इसको एनर्जी गैप बोलते हैं, कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां ले जाते हुए जितनी एनर्जी यूज होगी वो एनर्जी गैप कहलाएगा, ठीक है। जो आप लोगों का मेटल्स है, मेटल्स मतलब कंडक्टर है, उसके केस में जो ये एनर्जी गैप होता है वो जीरो होता है भाई। कैसा होता है, जीरो होता है। मतलब यहाँ पे वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं यार इंसुलेटर की, इंसुलेटर में क्या होगा कि इन दोनों के बीच का वैलेंस बैंड, ठीक है, और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होने वाला है। अगर हम बात करें किसकी, सेमीकंडक्टर की, तो 3 से कम होगा। 3 से कम है तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं, बट यहां इसके केस में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपकी फॉरवर्ड होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए होगी, और ये रिवर्स बाइसिंग के लिए होगी। एक बार समझा देता हूं मैं तुम्हें, इधर हमने करंट लिया है, इधर वी लिया है, वोल्टेज। एक चीज का ध्यान रखना, इधर करंट मिली एम्पियर में और इधर माइक्रो एम्पियर में, मतलब नीचे और छोटा करंट है, ठीक है। अब ध्यान देना कि भाई यहां से लेके ना यहां तक की जो वोल्टेज है ये क्या काम करेगी, ये डिप्लीशन लेयर को तोड़ने का काम करेगी। अब उसके बाद जैसे ही डिप्लीशन लेयर टूटती है उसके बाद इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन होते हैं और करंट झटाक से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। करंट जो है झटाक से एकदम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग में। लेकिन रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है भाई, डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाती है, नो इलेक्ट्रॉन होल रिकंबिनेशन होता है, लेकिन एक वोल्टेज आती है, उसके बाद करंट नीचे की तरफ एकदम से बढ़ जाता है ड्यू टू माइनॉरिटी, ठीक है, और वो मिनिमम करंट होता है, इसलिए माइक्रो में है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जो किसी एक हाफ को रेक्टिफाई करता है, एसी को डीसी बनाता है, ठीक है, किसी एक हाफ को।
तो इसमें देखो जब पॉजिटिव साइकिल जा रहा है उसका मतलब है उस केस में डायोड क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, और कंडक्ट कर गया तो इसलिए हमें आउटपुट मिल रही है। जरूरी नहीं आप इस तरीके का ही डायग्राम बनाओ, आप नेगेटिव के केस में भी बना सकते हो, बट वहां पे कहानी ऐसे होगी कि भाई नेगेटिव के केस में कंडक्ट करेगा तो आउटपुट मिलेगी। ठीक है, चलो ऐसे ही नेक्स्ट नेगेटिव है तो कंडक्ट नहीं करेगा तो कोई भी आउटपुट नहीं है। फिर पॉजिटिव के केस में फिर से कंडक्ट कर गया तो आउटपुट मिल चुकी है, फिर नहीं मिली। ठीक है, चलिए और इसी तरीके से आप कर सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का। इसमें क्या होगा, जब पॉजिटिव दिया तो कोई एक डायोड क्या करेगा, कंडक्ट कर जाएगा, उसकी वजह से आउटपुट मिलेगी क्योंकि दो डायोड लगते हैं फुल वेव के अंदर। फिर नेगेटिव दिया तो फिर कोई दूसरा डायोड कंडक्ट कर गया। ठीक है, फिर से पॉजिटिव दिया तो फिर पहले वाला कंडक्ट कर गया, फिर जब नेगेटिव दिया तो दूसरे वाला कंडक्ट कर गया। सर ये नीचे वाला क्यों दिया हुआ है भाई, ये अलग अलग दिखा रखा है भाई। अगर एक पे उस टाइम पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, अगर एक पे नेगेटिव है दूसरे पे पॉजिटिव है, ये वाला केस दिखा रखा है। ठीक है, चलो तो ये थे हमारे ग्राफ्स। एंड भाई जितना भी हो सके यार, जितने भी दिन तुम्हारे पास बचे हुए हैं, जितने भी 4 साढ़े 4 दिन बचे हुए हैं, पढ़ते रहो, किसी की मत सुनो। अभी एक मतलब बच्चे का मैसेज आया था, वो बच्चा क्या बोलता कि सर फिजिक्स का पेपर लीक हो रहा है, बन रहा है 2-2 3-3 हजार में। भाई क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, पढ़ते रहो। ठीक है, और किस तरीके की वीडियो चाहिए भाई, मतलब जो इन 4-5 दिन में हम अपलोड कर सके बिल्कुल आसानी से, तुम भी उन चीज़ों को पढ़ सको। वैसे सब कुछ है इस चैनल पे, और इन 4-5 दिन जो भी वीडियो तुम्हें लगती है कि पढ़ाने की ये होनी चाहिए, वैसे सब कुछ है चैनल पे, मैं फिर भी तुम्हें अपलोड करके दूंगा। और जो मुझे लगे कि वीडियो हाँ यार ये बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ओके चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।